हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। सो गाइस, एमसीआरई 2025 आ चुका है। ठीक है, कई सारे बच्चों ने फॉर्म्स भी फिलअप कर चुके हैं। ठीक है, और पेपर भी आने वाला है हमारा नज़दीक। तो जिन बच्चों का एमसीआरई 2025 नहीं हो पाया था वो ज़रूर एम्स 2025 फिल कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जितने भी हमारे रेडियोग्राफर्स हैं उन लोगों के लिए नया सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एमसीआरई की सारी प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें हम एक्स-रे ट्यूब से लेकर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड अदर हमारे जो मोडालिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेली हम अपना करने वाले हैं ये सेशन, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हमें एम्स एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूंगी जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर पाए। और गाइज, इसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, ताकि हमें जो चीज़ें हैं वो टिप टू टिप हमें याद रहे और हम एग्ज़ाम अच्छे से कर गए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं डेली एक एक सेक्शन लेके आऊँगी और हम कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले मोस्टली हम चीज़ें कवर कर सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक और हमारा पहला चैप्टर, वो है हमारा एक्स-रे ट्यूब एंड प्रोडक्शन के बारे में। गाइस, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं एंड हम अपना कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, ताकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, हु एंड व्हेन डिस्कवर द एक्स-रेज। एक्स-रेज को सबसे पहले किसने और कब डिस्कवर किया था? तो आंसर है विलियम कॉन्ड्रेट रॉन्टगेन। ये इसको हम फादर ऑफ एक्स-रेज बोला जाता है इनको। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्स-रेज की खोज की थी। कब की थी? 8 नवंबर 1895 को। सो 1895 8 नवंबर विलियम कॉन्ड्रेट रॉन्टगेन ने एक्स-रेज की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे ऑन विच ट्यूब रॉन्टगेन वॉज वर्किंग। तो जो रॉन्टगेन साइंटिस्ट थे वो कौन से ट्यूब पे वर्क कर रहे थे जब हमारा एक्स-रेज की खोज हुई? तो आंसर इज कैथोड रे ट्यूब। सो कैथोड रे ट्यूब पे जब रॉन्टगेन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कैथोड रे ट्यूब क्या था? एक वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, पार्शियली वैक्यूम ट्यूब कह सकते हैं इसमें। ठीक है, जो कि हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं क्या था इस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें एक एनोड एंड कैथोड था। ठीक है, मैं सुपरफिशियली समझा देती हूँ। तो जब क्या किया था, रॉन्टगेन ने जो बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट किया था, तो उन्होंने देखा कि एक अलग से कलर प्रोड्यूस हो रहा है। कलर, कहीं फ्लोरोसेंट लाइट यहाँ पे जलती हुई इनको दिखाई दिया था। ठीक है, तो उस टाइम उनको नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उस टाइम उनको ये ज़रूर पता चल गया था कि ये कोई रेज है जो कि निकल रही है। तो उन्होंने उस रेज का नाम रख दिया था एक्स रेज। क्यों? क्योंकि एक्स रेज अननोन क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है। तो एक्स रेज उस टाइम उन्होंने उन रेज का नाम रख दिया था। तो ऐसा हुआ था कुछ एक्स रेज की डिस्कवरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोल रहे विच कलर ऑब्जर्व बाय रॉन्टगेन व्हेन ही वाज वर्किंग। तो जब वो एक्सरे ट्यूब पे वर्क कर रहे थे और जो उनको दिखा था लाइट, वो कौन सा कलर का था? तो जो उनको फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट जो लाइट दिखी थी वो कैसी कलर की थी? ग्रीन कलर की थी। ठीक है, तो ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंट लाइट उनको दिखा था जब वो एक्सरे ट्यूब पे क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, बोल रहे एक्सरेज आर फॉर्म ऑफ। जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई थी वो किस फॉर्म की है? तो एक्सरेज जो होती हैं वो क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरेज हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान रहे, एक्सरेज ऐसी रेज हैं जो कि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में ना तो डिफ्लेक्ट होती है, ना रिफ्लेक्ट होती है, ना ही रिफ्रैक्ट होती है। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसकी अच्छी खास बात है। ठीक है, दूसरी बात, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। एक्सरेज जो होती है ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है, न्यूट्रल चार्ज होती है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट नहीं होती है। ओके, तो एक्सरेज आर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। सो एक्सरेज की वेवलेंथ क्या होती है? पहले हमें वेवलेंथ को समझना होता है। कोई भी जो रेज होती हैं वो दो तरीके से ट्रैवल करती हैं, या तो वेव फॉर्म में करेंगी या तो पार्टिकल फॉर्म में करेंगी। ठीक है, ये पार्टिकल छोटे छोटे फोटोन्स होते हैं, लाइट के फोटोन्स होते हैं। मैं थोड़ा ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, बट आप समझ जाइए। तो दो फॉर्म में हमारे कोई भी रेज रेडिएशंस ट्रैवल करती है। तो इसमें भी हमारी जो एक्सरेज होती है वो भी दो तरीके से ट्रैवल करती है, वेव फॉर्म में भी और पार्टिकल फॉर्म में। तो वेव फॉर्म में क्या होता है, ये देखिए, जैसे कोई भी वेव, कोई भी रेडिएशन जब ट्रैवल करती है तो ये है उसका वेव फॉर्म का स्ट्रक्चर। तो वेव, इसके दो मतलब हमारे फेज होते हैं, एक ये रहा पॉजिटिव फेज और एक होता है नेगेटिव फेज। ठीक है, और ये जो दो हमारे जो क्रस्ट बनते हैं,
मतलब हमारी वेव जैसे मान लीजिए यहाँ ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे 0 पे आ गई, फिर नेगेटिव जा रही है, फिर 0 पे आई, फिर पॉजिटिव जा रही है। तो ये जो दो हमारी वेव की जो क्रेस्ट होती हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा कहलाता है वेव लेंथ, यानी कि ये हमारा वेव लेंथ। ठीक है, तो दो क्रेस्ट के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वेव लेंथ कितनी होती है हमारी एक्सरेज की। तो एक्सरेज की जो वेव लेंथ होती है वो होती है 10 एंगस्ट्रॉम टू 0.01 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? ये यूनिट होती है, जिसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? 10 एंगस्ट्रॉम टू 0.01 एंगस्ट्रॉम। ओके, एक बात और चीज़ ध्यान रहे, हमारी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। ठीक है, यानी कि वेवलेंथ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, यानी कि अगर ये लेंथ बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब उस रेज की पेनिट्रेशन पावर वीक है। और अगर वेवलेंथ बहुत ही कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए ये जैसे ये कोई है हमारी रेज, है ना, इसकी वेवलेंथ ऐसी है, मतलब वेवलेंथ काफ़ी कम है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम है और इसके बीच का ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी? हमेशा इसकी ज़्यादा होगी। तो जिसकी वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही खतरनाक रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज़्यादा, ओके, एंड उसकी पेनिट्रेशन पावर भी कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू लाइट ऑफ स्पीड। ठीक है, तो एक्सरेज जो होती है हमारी स्पीड की लाइट से ट्रेवलिंग करती है, जो कि क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच टाइप ऑफ चार्ज एक्सरेज पॉजेस। तो एक्सरेज पे कौन सा चार्ज होता है? ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, तो ये कैसी होती है? ये न्यूट्रल चार्ज होती है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं होती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस। सो एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन और इसका आंसर ये है रिटन फॉर्म में। बोल रहे थे एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन एवर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स रैपिडली डीएक्सेलरेटेड विद इन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। तो सेम वही है एक्सपेरिमेंट जो रॉन्टजन जी ने किया था। वो ये है कि जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को हम किसी इवैक्यूएटेड ग्लास में जब डीएक्सेलरेट करते हैं, उनको उसमें एक्सेलरेशन दिया जाता है, मतलब बहुत स्पीड से जब वो ट्रैवल करते हैं और जाके एनोड से टकराते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारी प्रोड्यूस होती हैं एक्सरेज। हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि एक्सरेज का एक्चुअली में प्रोडक्शन कैसे होता है। तो मेनली ब्रॉडली ये है कि एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जब एक्सेलरेट किया जाता है इनको ग्लास के ट्यूब में, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब यानी कि जिसमें एयर भी प्रेजेंट ना हो, उस वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन होता है एक्सरेज का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में हमारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में छुपे हुए हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पहला, एक्सरेज आर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, ना ही इलेक्ट्रिक रेडिएशन ना ही मैग्नेटिक रेडिएशन, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सिमिलर टू विजिबल लाइट, जैसे विजिबल लाइट होती है सेम हमारी एक्सरेज भी होती है, बट वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ होगा, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी वेरी हाई होगी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें याद कर लेना है, बिल्कुल मन में कंसेप्ट बिठा लेना है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है हमारी एक्सरेज की, तभी ये सॉलिड लिक्विड गैस सबको पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वो है इसका लाइन, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ये वेव फॉर्म में भी ट्रेवल करती हैं और स्मॉल एनर्जी पैकेट्स में भी ट्रेवल करती है, जिनको हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहे हैं एक्सरेज हैविंग अ वेवलेंथ बिटवीन
जो कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे एक्सरेज ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। एक्सरेज आर ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ना तो ये क्या बोलते हैं राइट लेफ्ट, ऐसा नहीं है कि ये जा रही है एक्सरेज और यहाँ से ही मुड़ गई, ये जा रही है एक्सरेज यहाँ से इधर इसने पाथ बदल लिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं जैसे कि हमारी नॉर्मल विजिबल लाइट करती है। एक्सरेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ठीक है। हाईली पेनिट्रेटिंग क्यों है? क्योंकि इनके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? वेवलेंथ कम। इट कैन, यहाँ पे कैन होगा, इट कैन पेनिट्रेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। ये तीनों को पेनिट्रेट कर सकती है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल ही क्यों ना हो। खैर इसका अभी आगे पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों को ये नहीं पेनिट्रेट कर पाती है। नेक्स्ट, दे आर इनविजिबल टू लाइट, सेम जैसे विजिबल लाइट हम नहीं देख सकते हैं, मतलब इनविजिबल होती है ये भी, ठीक है। एक्सेस डू नॉट पोजेस एनी चार्ज, so cannot be reflected, refracted और deflected in electric और magnetic field, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता इन पे ना। रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड डिफ्लेक्टेड का मतलब ये होता है, रिफ्लेक्टेड का मतलब ये हो गया कि कोई भी रेज जा रही है वहाँ से टकरा के सेम वापस आ जाती है, ठीक है, तो हो गया रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी कि कोई भी रेडिएशन जा रही है उसको ये क्रॉस तो कर लेगी और किसी और डायरेक्शन में निकल जाएगी, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और ये होता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है जिस एंगल से जा रही है और यहाँ से कई इसने अलग अलग मतलब रास्तों में अलग अलग एंगल्स पे ये डिफ्लेक्ट हो गई अपने पाथ से, उसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली ये है कि एक्सरेज को ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना ही मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करती है। तो ये भी हमने पढ़ा, हमने एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से और ज़्यादा टॉपिक में लेके आऊँगी और एक्सरेज का प्रोडक्शन एक्चुअली में कैसे होता है और एक्सरेज ट्यूब की हाउसिंग क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।